नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। थंबनेल देखने से ही पता चल गया होगा, क्लास 9th का हम लोग क्लास ले रहे हैं फिजिक्स का, जो कि गति का वर्णन है। हम लोग उसको पढ़ रहे हैं आज। और इस क्लास के अलावे भी इसका एक पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि आज थंबनेल पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दूसरे पार्ट में सारा का सारा जितना कंसेप्ट रहेगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसमें जो भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर किया जाएगा। चलिए आइए, सबसे पहले देखिए बाबू, हम लोग भगवान के एक फोटो लगाते हैं काहे, तो बाबू भगवान में जो होता है ना, पॉजिटिव हमारा जो थिंकिंग होती है या हमारे में नकारात्मक शक्तियों का जो संचार हुआ रहता है, वो नकारात्मक शक्तियां कहीं ना कहीं कम हो जाती है जब हम आस्था की बात करते हैं। आस्था मतलब जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, गुरुद्वारा हो गया। यदि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां आपके अंदर का जो नकारात्मकता होती है, अर्थात निगेटिविटी होती है, जो आप किसी को देख के निगेटिव सोच लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, वो निगेटिविटी आपको आस्था वाले जगहों पर नहीं देखने को मिलती, जान लीजिए। तो इसीलिए हम जब भी क्लास शुरू करते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो भगवान का फोटो आपको लगा दिया जाता है, जिससे आपके अंदर का जो नकारात्मकता होती है, निगेटिवनेस आपके अंदर में जो बैठी हुई है, कहीं ना कहीं कम हो जाए। खत्म हो कि ना हो, लेकिन कम से कम तो जरूर हो जाए। आपके शरीर में या आपके ब्रेन में पॉजिटिवनेस का संचार हो जाए, अर्थात कहने का मतलब सकारात्मक शक्ति की सक्रियता जो है वो बन जाए। इसीलिए हम फोटो दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का मान लीजिए धार्मिकता से हमारा कोई लेना देना है। बाबू क्लास में हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है। और क्लास से बाहर जाने के बाद अपनी कोई एक मर्यादा होती है, तो हम लोग उस मर्यादा में बंधे रहते हैं। हाँ, तो यहाँ ये समझिए बस हम लोग किस चीज के लिए डाले हैं, सकारात्मक शक्तियों के संचार के लिए। तो आइए बाबू, हमारा आज का मोटिवेशन कहता है, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। हम लोग बात करते हैं बाबू, जब कभी भी बदलने की बात आती है ना, हम लोग दूसरे को कहते हैं कि अगर फलना में ये कमी है, अगर ये कमी बदल लेता है ना तो कहीं ना कहीं चीजें ठीक हो जाएगी। नहीं तो बाबू, जब आपको किसी चीज को ठीक करना है ना, या अपने आप को सफल बनाना है ना, तो आप दुनिया को बदलने के बजाय अपने आप को बदलने की शुरुआत करिए। जिस दिन से आप अपने आप को बदलने की शुरुआत कर लेंगे, उस दिन से आप सफल व्यक्ति के नामों में या श्रेणी में आपकी गिनती होनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्लास है गति का वर्णन, अर्थात कहने का मतलब हम लोग इसमें गति और गति से संबंधित चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बाबू, सबसे पहला जो चीज है, कहता है आपको कि गति किसको कहते हैं। तो वो कहा जाता है जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष या समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसी को गति में कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बात करूं, ध्यान से समझिए, अभी आप लोग अपने क्लास में बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं, क्लास में। अभी मान लीजिए 7 बजा है, मान लीजिए 7 बजे आप लोग क्लास में बैठे हैं, 9 बजे क्लास की छुट्टी हो जाएगी। कितने बजे छुट्टी हो जाएगी? 9 बजे। तो आप कहाँ चले जाएंगे? घर। कहाँ चले जाएंगे बाबू? घर। तो हमने क्या देखा है कि ये समय के सापेक्ष आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो खैर उसको आप पूरी गति में नहीं कह सकते। गति में कब कह सकते हैं, तो ध्यान से समझिए, जब हम लोग रोड पे खड़े हैं, रोड पे चलना शुरू किए हैं, 7 बजे रोड पर चले हैं, 7 बजे कोचिंग के सामने में आ गए, 8 बजे चलते चलते मान लीजिए या 7:05 में या 7:10 में हम लोग नीलहॉल स्कूल पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नीलहॉल स्कूल पर। तो हमने क्या किया है, जो हमारा समय था, अर्थात 7 बजे से 7:05 के मतलब 7:05 के बीच का जो समय था, उस समय में हमने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। स्थिति में परिवर्तन करने का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान हम चले गए। तो जब हम कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या फिर मान लीजिए समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेते हैं, तो उसी को गति में कहते हैं। किस में कहते हो? गति में। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि बात करिएगा तो ध्यान से देखिए, हम अभी यहाँ खड़े, लेकिन 2 सेकंड के बाद हम घूम के यहाँ चले आते, तो अपनी स्थिति में बारंबार परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो जब हम अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो समझ जाइए उसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। ठीक है, अब आइए बाबू ध्यान से समझिए,
गति जो होते हैं ना, वो अवलोकन किया जाता है किसी वस्तु के सापेक्ष में। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग इस रूम के सापेक्ष गति में है कि विराम में है, तो ध्यान से समझिए, रूमो विराम में, हम भी विराम में बैठे हुए नहीं, तो दोनों के दोनों किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में नहीं है, स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रहा है। लेकिन वही अगर हम कह दिए आपको कि बाहर जाइए, बस में बैठा है वो यात्री को देखिए और उस यात्री को देख करके आप अवलोकन करिए कि आप गति में है कि विराम में है, तो ध्यान से समझिए, जब बस में बैठा यात्री, ध्यान से देखिए, यह है बस, मान लीजिए नीचा में चक्का लागल है, बस है, हम लोग यहाँ कोचिंग में मान ले तू जाके बाहर में खड़ा हो गया है, ठीक है, अब क्या कर रहा है, तू देख रहा है, बस में बैठे यात्री भी आपको देख रहा है, आप भी बस में बैठे यात्री को देख रहे हैं, तो ध्यान से समझिए, बस के सापेक्ष या बस के यात्री के सापेक्ष में, जो बस में बैठा हुआ यात्री है उसके सापेक्ष में आप गति में कहलाते, किसमें कहलाते हो? गति में कहलाते। कैसे गति में कहलाते हैं? तो ध्यान से समझिए, ये गाड़ी तो चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी कि नहीं करेगी, तो इसके अकॉर्डिंग यदि ये आगे बढ़ेगा तो आप कहाँ आएंगे? पीछे आएंगे, तो इसके सापेक्ष आपकी गति में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इस आधार पर समझ सकते हैं बाबू कि जब किसी वस्तु के सापेक्ष में, समय के सापेक्ष भी, वस्तु के सापेक्ष तो देखना ही देखना है, साथ ही साथ समय अंतराल में भी देखना है, जब किसी व्यक्ति के या वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति में कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? गति में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, हम आपको कहें कि बताइए कि हम लोग अन्य ग्रहों के सापेक्ष, अन्य ग्रह है, क्या ग्रह है? 7 गो है कि नहीं है? सूर्य के कितने ग्रह है? 7 या 8, पृथ्वी को छोड़ कर गया, पृथ्वी में तो आइए 7 ग्रह है। अब उन ग्रहों की तुलना में, उन 7 ग्रहों की तुलना में यदि आपसे पूछा जाए कि आप गति में है कि विराम में है, तो बाबू हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी किसमें है? गति में है। तो जब ग्रहों की बात की जाएगी तो पृथ्वी हमारी गति में है, इसीलिए हम भी किसमें है? गति में। समझ रहे कि नहीं समझे? तो सापेक्ष होता है, किसी वस्तु के अवलोकन करना पड़ता है, सामने में कोई वस्तु है। अब जैसे हमारे सापेक्ष तुम कहेगा गति में कि विराम में है, तो तुम अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मतलब किसमें है? गति में। हम तुम्हारे सापेक्ष अपने आप को कहते हैं कि हम गति में कि विराम में है, तो हम अपनी स्थिति में बारंबार परिवर्तन कर रहे हैं। दैट मींस कहने का मतलब हम किसमें है? गति में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए गति से आप क्या समझते हैं, तो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह वस्तु किसमें कहलाता है? गति में कहलाता है। किसमें कहलाता है बाबू? गति। अब ध्यान से समझिए बाबू, यहाँ मुख्य बिंदु, गति का संबंध स्थिति में परिवर्तन से होता है। दूसरा नंबर, गति भौतिक विज्ञान में समझाया जाता है या पढ़ा जाता है। गति को मापने के लिए दूरी, समय और वेग का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी इसको मापने की बात आएगी तो दूरी से मापा जाएगा या तो समय से मापा जाएगा, और नहीं तो वेग से माप दिया जाता है कि वेग की स्थिति में क्या होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बाबू, वो है विराम। क्या है बाबू? विराम। हमने अभी तुरंत आपको कहा कि जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो गति में कहलाता है, और जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वो किसमें कहलाएगा? विराम में कहलाता है। किसमें कहलाता है बाबू? विराम। तो याद रखिएगा, जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वो वस्तु किसमें कहलाता है? विराम में कहलाता है। किसमें कहलाता है बाबू? विराम में। किसमें कहलाता है? किसमें? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग गति में है कि विराम में है? आप लोग गति में है कि विराम में? हाँ बाबू, क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि सर किसके सापेक्ष आप पूछ रहे हैं कि नहीं है? तो हम किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं? तो एक दूसरे बच्चों के सापेक्ष में, हम अपने सापेक्ष में। आपको यदि देख रहे हैं कि आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप समझ सकते हैं उस स्थिति को हम किसमें कहते हैं? विराम में कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? छूटते ओकरे, हमरा मारने नहीं मारने से कुछ नहीं है बोला। चले अगला क्वेश्चन है, विराम और गति एक दूसरे से सापेक्षिक है कैसे? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, विराम और गति एक दूसरे से सापेक्षिक इसीलिए माना जाता है कि दोनों के दोनों एक बिंदु या एक प्रेक्षक के आधार पर तुलना की जाती है या मापी जाती है या अवलोकन किया जाता है। समझे कि नहीं समझे?
इसीलिए ये एक दूसरे के क्या होते हैं, तो सापेक्ष या अपेक्षिक होते। आगे ये बाबू हम लोग आगे चलते हैं तो भौतिक राशि होती है। आप लोग को पता है भौतिक राशि किसको कहते हैं, तो वैसी राशि जिसे मापी जा सकती है उसी को क्या कहा जाता है, भौतिक राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दूरी को मापते हैं किसमें, मीटर में, किलोमीटर में, तो क्या हो गया वो भौतिक राशि हो गई। जैसे लंबाई को मापते हैं हम लोग किसमें, मीटर और सेंटीमीटर में, तो वो क्या हो गया, क्या हो गया, भौतिक राशि। मतलब भौतिक राशि उन राशियों को कहा जाता है जिन्हें मापी जा सकती है। ठीक है, अब किससे कैसे मापी जाती है बाबू, तो परिमाण के आधार पर। किसके आधार पर, परिमाण। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान होता है बाबू। किस क्या होता है, संख्यात्मक मान। क्या होता है, संख्यात्मक मान। अब आइए बाबू, भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एगो सदिश होता है, एगो अदिश होता है। तो ध्यान से देखिए, अ मतलब होता है नहीं, दिश मतलब दिशा। तो वैसी राशि जिसमें परिमाण हो, अब देखो व्यक्त करेंगे अर्थात मापेंगे, तो किसको मापा जाए, परिमाण मतलब संख्या से मापा जाता है। किससे मापा जाता है वो, संख्या से। तो जब हम किसी को मापेंगे तो परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ साथ दिशा हो गया तो उसको हम लोग सदिश कहेंगे, और जिसमें दिशा नहीं रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, अदिश कहेंगे। तो यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अदिश राशि किसको कहते हैं, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा नहीं हो, परिमाण हो किंतु दिशा नहीं हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि। और सदिश राशि किसको कहेंगे, तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये सदिश राशि। क्या है बाबू, सदिश राशि। क्लियर है बात, चलिए आगे। अब सदिश और अदिश राशि में अंतर समझिए बाबू ध्यान से। अदिश में केवल क्या होता है, परिमाण होता है। सदिश में क्या होता है बाबू, परिमाण और दिशा दोनों हो सकता है। इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये अदिश है मतलब दिशा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात करेंगे सदिश की, तब उसको व्यक्त करने के लिए, उसको मापने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। और इनके योग या अंतर साधारण बीजगणितीय नियम पर निर्भर होता है। इनका जो नियम होता है वो सदिश के नियमों पर चलती है। किसके नियम पर, सदिश के नियम, वेक्टर लॉ जिसको हम लोग कहते हैं। आगे चलेगा, इसका मान दिशा बदलने पर प्रभावित नहीं होता है, लेकिन इसका मान दिशा बदलने से प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने का मतलब क्या है, दिशा बदलने से इसका मान भी बदलेगा और इसका मान दिशा बदलने से नहीं बदलेगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हमारा टॉपिक है बाबू, आगे का हमारा टॉपिक लिखा हुआ है दूरी। क्या होता है बाबू, दूरी। दूरी किसको कहेंगे, तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अब आगे एक बात समझो बाबू, अब तेरा जो सड़क है एसएच, में आई पार से लेकर पार क्या है, लंबाई है कि चौड़ाई है, लंबाई है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी आप सड़क की बात करें, कैमरे की बात करें, या किसी भी चीज की बात करते हैं, जब आप देखते हैं जो चीज लंबा होता है, खूब बड़ा, तो उसको क्या माना जाता है, लंबाई। और जो छोटा होता है, फिक्स होता है, उसको क्या माना जाता है, चौड़ाई। तो ये जो इस पार से उस पार रास्ता है, जैसे ध्यान से देखिए, ये रास्ता है, ये जा रही है, और पार कोचिंग है, वही पार मान ले सोनुआ का घर है, तो ये जो है पार से पार, क्या है, लंबाई है कि चौड़ाई है, चौड़ाई है। हम लंबाई की बात कर रहे हैं, पथ की वास्तविक लंबाई। एगो बच्चा है, ये अपन दौड़ रहा है सरपट ऐसे करते करते, ठीक है, तो दौड़ रहा है, तो पथ में रास्ता जत्ते लंबा दूरी तक रास्ता दौड़ लिया, उसी की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, दूरी। जत्ते लंबा दौड़ेगा वही क्या कहलाएगी, दूरी। पथ की जितनी लंबाई हो जाएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ये लड़का है, तुम ही लोग में से कोई उठ के गया, फट से पहुंच गया बहेरी, बहेरी चला गया, यहाँ से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर है मान ले बहेरी, ठीक है। तो इस लड़के के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। मतलब कैसे हमने जाना, तो रास्ता यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना लंबा था, हमने उसकी लंबाई को ज्ञात कर लिया, हम पता कर लिए, इससे क्या हो गया, ये इसकी दूरी हो गई। क्या भाई बाबू, दूरी हो। तो याद रखिएगा, अगर बात किया जाए दूरी की, तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या बोले बाबू, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को बाबू एस से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, एस। किससे सूचित किया जाता है, एस। अच्छा, एस से क्या है, एस या डी दोनों से कर। चलिए आगे, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है,
सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। यह एक अदिश राशि है, मतलब इसको दिशा से कोई लेना देना नहीं है। दूरी अगर बात करेंगे तो यहां से चले, मान ले यहां से चले, लिलहोल है, यहाँ जगन्नाथपुर पहुंच गए, अब जगन्नाथपुर से इधर वाला रास्ता पकड़ लिए, इधर पठनिया पहुंच गए, ठीक है। ई चले 10 किलोमीटर मान ले, आई चले 12 किलोमीटर, तो मेरे द्वारा कितनी दूरी तय करी गई है, तो एक दोनों को जोड़ देंगे और जितना दूरी हो जाएगा उतना ही दूरी मेरे द्वारा तय की गई। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि रास्ता किधरों से किधरों नाप लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी दूरी में गिनती आ जाती है। इसीलिए लिखा जाता है कि दूरी जो है वो क्या है, अदिश राशि है। क्या है बाबू, अदिश। इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है, इसीलिए हम इसको बढ़िया से पॉइंट वाइज दे दिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब ये दूसरा है, सर यहाँ है विस्थापन। विस्थापन किसको कहेंगे बाबू, तो विस्थापन किसी वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। अब जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए ध्यान से, आप लोग फुलहारा गए हैं, फुलहारा से आजाद नगर वाला रास्ता होता है, तो वहां से वो रास्ता ऐसे गई है, गांव में घुसिएगा, गांव में घुसने के बाद बजरंगबली मंदिर से होते होते कहाँ पहुंचिएगा, वहां एकदम गोपाल बनिया के दुकान के पास में, ठीक है। अब यहां से हम लोग चलना शुरू किए, फुलहारा मोड़ पर से गोपाल बनिया की दुकान के पास में ऐसे करके कोई व्यक्ति गया, ये गया 5 किलोमीटर इधर, ये गया 5-6 किलोमीटर इधर, तो कोई लड़का उठा, कहा नहीं हम इतना नहीं चलेंगे, हम इतना इसी को चल दिए, मान ले 3 किलोमीटर का है तो हम इसी को नाप लिए, तो विस्थापन कौन कहलाएगा, तो विस्थापन प्रारंभिक स्थिति ये है ना, अंतिम स्थिति ये है ना, इस दोनों का न्यूनतम दूरी कौन सा होगा, कम से कम दूरी कौन सी होगी, तो ई अगर दूरी देख रहे हैं तो वो कितना हो रहा है, 11 किलोमीटर, ई दूरी देख रहे हैं कितना हो रहा है, 3 किलोमीटर, तो सबसे कम दूरी कौन सा हुआ, 3 वाला कि 11 वाला, 3 वाला। दैट मीन्स कहने का मतलब यही विस्थापन हो गया। क्या हो गया बाबू, विस्थापन। क्लियर है, क्या कहेंगे विस्थापन में, तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन। अब आइए बाबू, विस्थापन को भी एस या डी से सूचित किया जाता है, इसका भी एसआई मात्रक मीटर सेंटीमीटर होता है, सीजीएस मात्रक। यह एक सदिश राशि होती है, मतलब इसका दिशा से लेना देना है, यह एक ही दिशा में या एक समान दिशा में चलती है। आगे आइए बाबू, अब हम बात करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से आप लोग को दूरी पता करना है। क्या पता करना है बाबू, दूरी। करा यदि कोई वस्तु ए बिंदु से बी सी होते हुए ई तक पहुंचती है तो बताइए उसके रास्ते का योग अर्थात उसके द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा। मान ले तू ही है, एक लड़की है जिसका नाम है सोनाक्षी, है ना। अभी लड़की उठी है, पहले बिंदु ए पर पहुंची है, फिर बिंदु बी पर, फिर बिंदु सी पर, डी पर, ई पर पहुंच गई। अब हमको बताना है आप लोग को, आप लोग आराम से बताइए इसको सोच समझ करके कि बताओ सोनाक्षी तुम्हारी जो थी वो ए बी सी डी और ई पर जाने में कितना दूरी तय करी है। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, तो सोनाक्षी के द्वारा तय की गई दूरी बराबर इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे बाबू, पथ की कुल लंबाई का योग। नहीं तो पथ की लंबाई क्या है, ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी, यही ना। चलिए ए बी देखिए कितना है, 1/2, बी सी कितना है 1, सी डी कितना है 1.5 और डी कितना है 2। अब इसको जोड़ लीजिए, भिन्न का जोड़ तो सबको आता है कि नहीं आता है, तो 1 + 2 + 3 + 4, यही ना होगा। अब जोड़िए 4 3 7 2 9, 1 10/2, मतलब वो बेचारी कितना किलोमीटर चली है, 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, अरे 1/2 किलोमीटर मतलब क्या, आधा किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 आधा, कितना 2 2 1 3 3 2 5, 5 किलोमीटर ना चला। तो क्लियर हो गया, बना लीजिएगा आराम से। दूरी को नापने के लिए, दूरी को बताने के लिए पथ की कुल लंबाई को अगर हम जोड़ देते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, वो दूरी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको,
एक और एक ट्रेन पटना पी से नई दिल्ली क्यू जाती है 1050 किलोमीटर और वापसी आती है 1050 किलोमीटर, तो बताइए उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। मतलब ये समझो कि एक ट्रेन है जिसमें बहुत सारा डब्बा लगल है। ट्रेन है नहीं, ये ट्रेन जो है वो पटना जंक्शन से चलना शुरू करती है और कहां तक पहुंचती है, वो न्यू दिल्ली जंक्शन तक पहुंचती है। इसको वहां तक का दूरी तय करने में 250 किलोमीटर मतलब 1050 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो कह रहा वो ट्रेन एक बार गई है, एक बार आई है, तो बताना है आपको कि ट्रेन की कुल दूरी कितनी होगी, ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो क्या लिखेंगे बाबू, ट्रेन के द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर पहले गया है कितना बाबू 1050 किलोमीटर, फिर आया कितना है 1050 किलोमीटर, अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2100 किलोमीटर। कितना, तो उस ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई 2100 किलोमीटर। कितना हो गया, गदहा कितना किलोमीटर हो जाएगा 2100। अब आइए दूरी और विस्थापन में अंतर समझिए, आराम से लिख सकते हैं। एगो तो परिभाषा हो गया, दूरी का क्या लिखेगा, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन का क्या लिखेगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब ये दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी तय की गई दूरी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, और ये तय की गई दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन तय किया गया विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, मतलब नहीं समझे बात को, इस बात को समझिए। तय की गई दूरी विस्थापन या उससे अधिक हो सकता है, मतलब मान ले हम तरह वही एग्जाम्पल फुलहारा और बाईपास के बारे में बताए, ये 5 ये 6 ये 3 है, ये दूरी कराए विस्थापन से अधिक या विस्थापन के बराबर हो सकती है। ठीक, लेकिन तय किया गया विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होता है। ध्यान से देखिए, ये 11 ही कम है कि ना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कंसेप्ट जो कहा कंसेप्ट तो समझ जाइए, उतना काफी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन है हमारा चाल। क्या है, चाल। ये चाल वाला क्वेश्चन जो है 10वीं में पूछ देता है, मैथ में पूछता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो आइए बाबू हम क्या समझते हैं, द्वारा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय मतलब क्या, इकाई समय मतलब 1 घंटा कहिए। ठीक है, इकाई समय मतलब 1 घंटा समय के अनुकूल, जैसे 1 घंटा 2 घंटा कुछ समय हो, फिक्स समय हो, तो इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब चलो सुनो ध्यान से, हम क्या किए हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, मोटरसाइकिल हमें बनाना भी नहीं आता है, मोटरसाइकिल कैसे बनाते हैं, चक्का लगाते हैं, सीट हो गया, मोटरसाइकिल हुआ, चल लो ना कुछ है, क्या फर्क पड़ता है। तो ध्यान से समझिए, मोटरसाइकिल पर बैठे और 1 घंटा में हम कहा पहुंच गए, 1 घंटा में मान लो रसरा पहुंच गए। कहा पहुंच गए, रसरा। और रसरा की कितनी दूरी, यहां से मान ले 40 किलोमीटर, कितनी 40 किलोमीटर। तो हमारी जो मोटरसाइकिल की चाल होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या बाबू, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इकाई समय मतलब समझ गए, इकाई समय मतलब 1 घंटे की बात की जा रही है। किस बात की जा रही है, 1 घंटे।
तो इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। 1 घंटा में यदि मान लीजिए हम 80 किलोमीटर गए तो हमारी चाल क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए हम 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय की मोटरसाइकिल से या कार से या 4 चक्का से। अरे तो कोई उठा साइकिल चलाना शुरू किया और साइकिल 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला दिया तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो यह फॉर्मूला होता है वो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब ध्यान से देखिए, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, इसके अलावे भी होता है जिसको हम लोग किलोमीटर प्रति आवर कहते हैं। ठीक है, आगे यह एक अदिश राशि होता है। यदि टी सेकंड में तय की गई दूरी एस हो तो यह फॉर्मूला होता है v बराबर एस बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है? v बराबर एस बाई टी। नहीं समझे बात को? एस मतलब हो गया दूरी और टी मतलब हो गया समय। तो क्या बोले? या चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, मतलब यहाँ क्या लिखा गया? यदि टी सेकंड में, टी सेकंड मतलब समय को क्या लिखना है? टी से। एस दूरी तय करना है मतलब दूरी को क्या लिखना है? एस से। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर एस बट्टा वी, सॉरी वी बराबर एस बट्टा टी। ठीक है, मतलब चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब आइए बाबू, चाल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक समान चाल, दूसरा असमान चाल, तीसरा तात्क्षणिक चाल और चौथा औसत चाल। सबका अंग्रेजी भी जानते चलिए। चाल का अंग्रेजी स्पीड होता है बाबू। क्या होता है? स्पीड। तो एक समान चाल का होता है कांस्टेंट स्पीड, असमान चाल का वेरिएबल स्पीड, तात्क्षणिक चाल का इंस्टेंटेनियस स्पीड और औसत चाल का एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, आइए बाबू एक समान चाल को हम लोग समझते हैं। एक समान चाल क्या होता है? तो बाबू जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल जो होती है वो एक समान चाल कहलाती है। अब कहिएगा सर समझ में नहीं आया, तो समझिए समझाते हैं। एक वस्तु है या एक व्यक्ति है, मान लीजिए शुरुआत के 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय किया। कितना किलोमीटर तय किया? 10 किलोमीटर। फिर अंतराल कर रहा है। अंतराल करने का मतलब क्या है? हर एक घंटे की बात की जाएगी। फिर अगले 1 घंटा में वो साइकिल चलाया, फिर कितना किलोमीटर चल गया? 10 किलोमीटर। फिर वो अगले घंटे 1 किलोमीटर चला, 1 घंटा चलाया, फिर वो कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। फिर 1 घंटा चलाया, फिर कितना मीटर गया? किलोमीटर, 10 किलोमीटर। हम क्या देख रहे हैं? प्रत्येक समय अंतरालों में हर एक घंटे के बाद उस वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितना है? 10 किलोमीटर है। कितना है? 10 किलोमीटर। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी, समय अंतराल मतलब क्या? 1 घंटा के गैप में जब समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय कर देती है तो वह जो वस्तु होती है या वह जो व्यक्ति होता है वह एक समान चाल में कहलाती है। किसमें कहलाती है बाबू? एक समान चाल में। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने बता दिया आपको, आप ही गाड़ी उठाएं या साइकिल उठाएं या पैदल चलिए, यहां से चल दिए एक बेर में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चले, फिर अगला 1 घंटा में फिर 15 किलोमीटर चल गए, फिर अगला 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल गए, फिर अगला 1 घंटा में 15 किलोमीटर चले गए। हर 1 घंटे में आप केवल 15-15 किलोमीटर ही चल रहे हैं तो जो आपकी चाल होगी वो क्या कहलाएगी बाबू? एक समान चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक समान चाल। अब दूसरा होता है बाबू असमान चाल। असमान चाल किसको कहते हैं? तो जब किसी वस्तु के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है तो उसे ही हम लोग असमान चाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, उदाहरण के तौर पर समझिए बाबू, कोई वस्तु उठा, कोई व्यक्ति उठा, 1 घंटा में 10 किलोमीटर चला गया, फिर अगला 1 घंटा में 20 किलोमीटर चला गया, फिर अगला 1 घंटा में मात्र 5 किलोमीटर चला, फिर अगला 1 घंटा में मात्र 15 किलोमीटर चल पाया। तो हमने क्या देखा? प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल में जो चाल है, सॉरी दूरी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। पहले 10 था, उसके बाद क्या हो गया? 20, उसके बाद क्या हो गया? 5, उसके बाद क्या हो गया? 15। तो हम यही देख रहे हैं कि प्रत्येक 1 घंटे के अंतराल में जो उसकी दूरी है वो हर हमेशा बदल रही है। तो जब समान समय अंतराल में दूरियां बदलती रहती है या असमान दूरी किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय की जाती है तो वह वस्तु या व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? असमान चाल कहलाता है। किसमें कहलाता है? असमान चाल में कहलाता है। अब आइए बाबू तात्क्षणिक चाल किसको कहते हैं? तो किसी निश्चित समय अंतराल में, जैसे 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उस समय अंतराल में किसी वस्तु की जो चाल होती है वही तात्क्षणिक चाल होता है।
जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि आप लोग जब रेस लगाते हैं ना, उस समय में आप लोग क्या होता है, देखिएगा जब मैराथन उराथन दौड़ वाला भाग लेता है सब, तो शुरुआत के समय में सब आराम से दौड़ता है नहीं, लेकिन जब एंड पॉइंट पर आता है तो सब अपने अपने स्पीड को बदलता है। स्पीड को बदलने का मतलब सब अपना तेजी लगाता है। तो वो जो 2-4 सेकंड का समय होता है, जो गैप होता है, कोई उठता है, कोई 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ जाता है, कोई 5 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ जाता है, कोई 7 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ जाता है, कोई मान लीजिए 100 मीटर की रफ्तार से दौड़ता है। तो सब जो है ना अपने अपने हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से दौड़ता है, और दौड़ने के बाद जो है वो उसमें जो सबसे पहले पहुंच जाता है वो विजेता कहलाता है। तो ध्यान से समझिए बाबू, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित क्षण या पल में या किसी निश्चित समय में, क्षण या पल मतलब क्या, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड की बात की जा रही है, कुछ निश्चित पलों में किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा तय किया गया जो दूरी होता है वही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? तात्क्षणिक चाल। अब जैसे कोई वस्तु है, पूरे 10 सेकंड में उठा 100 किलोमीटर तय कर दिया, असंभव है, लेकिन मान ले 100 किलोमीटर तय कर दिया, तो उसका तात्क्षणिक चाल कितना कहलाएगा? 100 किलोमीटर। मान ले कोई व्यक्ति उठा कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड के अंतराल में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, तो उसका तात्क्षणिक चाल कितना कहलाएगा? 1 किलोमीटर। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, किसी निश्चित क्षण में या किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया जो दूरी होता है वो क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल कहलाता है। अब आइए बाबू हम लोग औसत चाल को देखते हैं। औसत चाल किसको कहते हैं? तो बाबू इसका जो है ना फॉर्मूला के आधार पर इसको याद रखिएगा कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुछ समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, औसत चाल निकालना होता है, कैसे निकालेंगे? हमने आपको क्या समझाया है, ये वाला ध्यान से समझिए। पहले 1 घंटा में कितना? 10, दूसरे 1 घंटा में कितना? 20, तीसरे 1 घंटा में कितना? 5, चौथे 1 घंटा में कितना? 15। तो औसत चाल अगर आपको पा दिया निकालने के लिए, तो सबको जोड़ के बट्टा समय कर दीजिए, जितना समय लगा है वही क्या निकल जाएगी हमारी औसत चाल। जैसे 15, 5, 20, 20, 40, 10, 50 हो गया। हम लोग कितना किलोमीटर दौड़े हैं? 50 किलोमीटर। कितना घंटा में? 4 घंटा में। तो 50/4 कर दीजिए, जो निकलेगा वही उसकी क्या कहलाएगी? औसत चाल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू? औसत चाल, जिसको एवरेज स्पीड कहा जाता है। औसत चाल कब हम लोग याद करते हैं? तो जब मोटरसाइकिल पर बैठ कर दूरी तय करना रहता है। जैसे मान ले एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग उठे, हम लोग दरभंगा जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? दरभंगा। दरभंगा में पहले 1 घंटा में जो है सो कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर तय कर लिया, और दूसरे 1 घंटा में जाम के चक्कर में, भीड़ भाड़ के चक्कर में मात्र 30 किलोमीटर तय कर पाया। कितना किलोमीटर तय कर पाया वो? 30 किलोमीटर। तो बट्टा में कितना? 2 घंटा तय किया है। अब ऐसा करेंगे तो 90/2 हो गया। अब उस व्यक्ति की चाल क्या है? औसत चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन है जो आपको बना हुआ ही मिला है, दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। एक वस्तु 36 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है, पुनः 36 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो उस वस्तु की औसत चाल बताइए कितना? तो बाबू वही बात, कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ किलोमीटर में दिया है, हम समझाए किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ऐसे समझाए। और समय को किसमें हम लिए हैं? घंटा में लिए हैं। लेकिन इसमें दूरी को मीटर में ले लिया गया है और समय को सेकंड में ले लिया गया है। तो ध्यान से समझो बाबू, जब हम दूरी को किलोमीटर में ले रहे हैं, 30 किलोमीटर मान ले, और समय को किसमें? घंटे में ले रहे हैं, तो जो आंसर निकलेगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक ना? अगर हम मीटर प्रति सेकंड में ले रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर 72 मीटर की दूरी तय करी है कितना सेकंड में? तो 6, 4, 10 सेकंड में। कितना सेकंड में वो? 10 सेकंड। इसके द्वारा तय की गई जो इसकी जो चाल होगी वो कितनी कहलाएगी वो जानते हैं? 7.2 मीटर प्रति सेकंड। क्या कहलाएगी? 7.2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ किलोमीटर पर आवर नहीं देंगे, यहाँ क्या देंगे? मीटर पर सेकंड देंगे। क्या देंगे? मीटर पर सेकंड। हम देख रहे आधा से ज्यादा बच्चा जो है
कोई मुंह झाप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाबू इधर ध्यान दीजिए समझने, ठीक। और नहीं तो कहो हम क्लास ड्रॉप कर देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती की नहीं आज खत्म करना है। चलिए क्या किया जाए, बढ़ाए कि क्लास यही खत्म कर दे। चलिए वेग बढ़ा देते हैं, आज यही खत्म करेंगे, इसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। चलिए वेग किसको कहते हो? इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ध्यान से समझिए बाबू, हमने दूरी को, चाल के बारे में हमने क्या कहा? इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब वेग के बारे में क्या कहा जा रहा है बाबू? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो दूरी से किसको? चाल को। अब विस्थापन से वेग को, ठीक ना। और दोनों में और सेम, सब कुछ सेम में होता है। तो अगर चाल किसी को यही मारे मुंह घुमाने, बाजा की आवाज सुन के तब से उछल रही। चाल की बात की जाए बाबू, तो चाल में हमने क्या कहा? इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो वेग के बारे में बात किया जाए तो वेग को हमने क्या कहा? इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अब ध्यान से समझिए बाबू, इसे प्राय u और v से सूचित किया जाता है। प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं। ऐसे में प्राय वेग को जो है ना v से, अर्थात वेलोसिटी हम लोग इसको कहते हैं। इस अंग्रेजी क्या होता है? वेलोसिटी। इसीलिए इसको किससे? v से लिखा जाता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, v बराबर s बाई टी होता है। उसमें v बराबर s बाई टी हुआ था, लेकिन उसमें s जो था वो क्या थी? दूरी थी। लेकिन इसमें जो s है वो क्या है? विस्थापन। क्या बाबू? विस्थापन। दोनों में अंतर है, दूरी वाला में अलग, विस्थापन वाला में अलग। दूरी के बारे में हमने बताया हुआ था, पथ की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। अगर विस्थापन की बात की जाए तो हमने क्या समझाया हुआ था? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्लियर है? चलिए तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का क्लास हम लोग दूसरे दिन देखेंगे, ठीक है। जो कि इसके आगे यह एक सदिश राशि है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के बीच में। और तब तक के लिए यदि आपको इस वीडियो या कंटेंट में कुछ अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको इसी प्रकार के और भी कंटेंट चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या है बाबू एक बात अब बताओ तो।